मैं जुलाई 2005 में जयपुर से दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आया था। हमारे घर की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं रहने की जगह को लेकर ज़्यादा सिलेक्शन कर सकूं। मेरे पापा जयपुर में एक स्टेशनरी की दुकान चलाते थे। उससे बस घर का खर्चा ही निकल पाता था और दिल्ली में जो पैसा मैं इस्तेमाल कर रहा था उसका कुछ हिस्सा उधार का था। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो सस्ती हो और साउथ कैंपस के पास हो। इसी तरह मैं एक प्राइवेट लड़कों की हॉस्टल में पहुंचा जिसका नाम था शांति निवास। किसी पीसीओ वाले भैया ने बताया था। उन्होंने कहा था कि यह जगह बहुत अच्छी नहीं है लेकिन सस्ती है। वहाँ का किराया था 1800 रुपये हर महीना। मुझे मिला कमरा 302, तीसरी मंजिल पर। कमरे में 3 लोहे के बेड थे, एक टेबल थी और एक अलमारी। मैं उस कमरे को 2 और लड़कों के साथ शेयर करता था। एक का नाम था अभिजीत। वो सबसे पहले से वहाँ रह रहा था। दिन भर पढ़ता रहता और ज़रूरत ना हो तो बात भी नहीं करता था। और दूसरा था समर। वो भी ज़्यादा नहीं बोलता था लेकिन वो थोड़ा अलग था। अभिजीत चुप रहता था क्योंकि वो ऐसा ही था, लेकिन समर चुप रहता था जैसे उसका ध्यान कहीं और ही लगा रहता हो। पहले कुछ दिनों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मेरा एक फिक्स रूटीन था। सुबह कोचिंग, दोपहर में सेल्फ स्टडी, शाम को हॉस्टल का खाना। और हर कुछ दिनों में मैं पीसीओ से अपने घर फ़ोन करता और माँ से कहता कि सब ठीक है। मैं आमतौर पर रात 12 बजे तक सो जाया करता था, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो समर की एक आदत थी। हर रात लाइट बंद करने से ठीक पहले वो अपने बेड से उठता, दरवाजे के पास जाता और कुंडी को 2 उंगलियों से 2 बार दबाता। वो ना तो दरवाज़ा लॉक करता था ना खोलता था, बस दबाता और छोड़ देता था। फिर वापस अपने बेड पर आकर लेट जाता था। पहली बार मुझे अजीब नहीं लगा, दूसरी बार लगा कि शायद उसकी आदत होगी। फिर अगले 5-6 रातों के बाद मैंने नोटिस किया कि वो लगभग हर रात एक ही समय पर ये सब करता था। हर रात करीब 11:45 पर। फिर एक बार मैंने उससे पूछ ही लिया, समर, तू रोज़ कुंडी क्यों चेक करता है? वो एक पल के लिए रुका और मेरी तरफ बिना देखे बोला, हाँ, बस हाँ, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ अभिजीत ने किताब से नज़र तक नहीं उठाई। फिर उसके कुछ रातों बाद एक और चीज़ हुई। मुझे प्यास लगी और नींद खुल गई। रात के 2:34। जैसे ही मैं उठकर बैठा, मैंने कमरे के बाहर से किसी की आवाज़ सुनी। आवाज़ धीमी और साफ नहीं थी। मैं समझ नहीं पाया कि किसकी है या ठीक कहाँ से आ रही है। बस 2 शब्द ही सुनाई दिए, मत खोलना। मैं कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठा रहा। कमरे में अभिजीत सो रहा था, दीवार की तरफ मुंह करके, और समर दरवाजे की तरफ मुंह करके सो रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद गलियारे से कोई गुजरा होगा। हॉस्टल में रात को आवाज़ें अजीब तरह से गूंजती हैं। मैं फिर से लेट गया और कुछ ही देर में मेरी नींद लग गई। अगली सुबह किसी ने कुछ नहीं कहा। समर नॉर्मल था, अभिजीत ने भी कोई बात नहीं की। तो मुझे लगा शायद मुझे ही नींद में वहम हुआ होगा। उस रात फिर सोने से पहले समर ने फिर से दरवाजे की कुंडी चेक की। इस बार 2 बार दबाने के बाद उसने उंगलियां 1 सेकंड ज़्यादा देर तक रखी, फिर छोड़ दिया और वापस अपने बेड पर चला गया। मैंने ये सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उस समय ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा। इसके बाद करीब 1 हफ्ता बीत गया और कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन अब मैं ऐसी बातें नोटिस करने लगा था जो पहले मेरे ध्यान में नहीं आई थी। समर को दिन के समय
दरवाज़ा पूरी तरह से बंद करके रहना पसंद नहीं था। अगर कोई उसे पूरा बंद कर देता तो वो उठकर उसे थोड़ा खोल देता था। बस इतना कि दरवाज़ा बंद तो रहे लेकिन पूरी तरह से नहीं। और उसकी एक और अजीब आदत मैंने नोटिस की कि वो रात को हमेशा दरवाजे की तरफ मुंह करके सोता था। अभिजीत ने भी ये सब नोटिस किया था। फिर एक शाम जब समर कमरे में नहीं था, मैंने अभिजीत से समर की इस अजीब आदत के बारे में पूछा तो उसने धीरे से कहा, उसको आदत है। बस इतना ही, जैसे वो मेरे साथ कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा हो। फिर कुछ रातों बाद मुझे फिर वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैं पहले से जाग रहा था, बेड पर लेटा छत को देख रहा था, एक टेस्ट के बारे में सोच रहा था जो अच्छा नहीं गया था। आवाज़ रात करीब 2:40 पर आई। वही लहजा, वही धीमी आवाज़, मत खोलना। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा पास लगी। मैं उठकर बैठ गया और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। लेकिन समर जाग रहा था। वो अपने बेड पर बैठा था और कुंडी को घूर रहा था। तूने भी वो सुना? मैंने धीरे से उससे पूछा। उसने बस एक बार सिर हिलाया। वो भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। हम दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कुछ सेकंड बाद समर फिर से लेट गया। अगले दिन मैंने अभिजीत से पूछा कि क्या उसने भी रात में कुछ सुना है। जवाब देने से पहले वो थोड़ा रुका और बिना मेरे तरफ देखे बोला, कभी कभी पुराने हॉस्टल में ऐसा होता है। मैंने और कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसके जवाब देने का तरीका ऐसा लगा जैसे वो कुछ जानता हो लेकिन मुझसे छुपा रहा हो। फिर कुछ दिनों बाद सीढ़ियों के पास मेरी मुलाकात हॉस्टल के केयर टेकर मिश्रा जी से हुई। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में उनसे पूछा कि क्या कमरा 302 में पहले कोई परेशानी हुई थी। उन्होंने मुझे एक पल देखा, फिर बोले, बेटा अभी तो सब ठीक है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। जिससे भी पूछो वो हर बार अजीब तरह से जवाब देता था, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून था कि मैं कम से कम अकेला तो नहीं हूं कमरे में। फिर उसके एक हफ्ते बाद खटखटाने की आवाज़ फिर से आई, बहुत हल्की, बिना घबराहट वाली। 3 खटखट। थोड़ा रुककर फिर 3 खटखट। मैंने समय देखा, रात 2:38। समर पहले से जाग रहा था। वो चौंका नहीं, बस उठकर दरवाजे को देखने लगा। कौन है बाहर? मैंने फुसफुसाकर कहा। नहीं। समर ने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा। फिर 1 मिनट बाद खटखटाना बंद हो गया। अगली सुबह मैंने समर से इसके बारे में पूछा। वो उलझन में लग रहा था। उसने कहा, कौन सी खटखट? मैंने बहस नहीं की, बस कुछ सेकंड उसके चेहरे को देखता रहा, लेकिन वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस रात के बाद से खटखटाने की आवाज रेगुलर हो गई। हर रात नहीं, लेकिन इतनी बार कि वो सिर्फ संयोग नहीं लगता था। हमेशा रात को 2:30 से 2:45 के बीच। हमेशा वही पैटर्न, 3 खटखट, फिर रुकना, फिर 3 खटखट। एक रात जब खटखटाना बंद हुआ तो मैं बिना सोचे दरवाजे की तरफ बढ़ा। समर तुरंत हरकत में आ गया। वो अपने बेड से उतरा और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। मत खोल, उसने डरते हुए धीमी आवाज में कहा। मैंने महसूस किया कि उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो ताकत लगा के मुझे रोकना चाहता हो। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, रिलैक्स, मैं बस देख रहा था। वो बिना कुछ कहे अपने बेड पर लेट गया।
ठीक उसके अगले दिन पहली बार अभिजीत ने खुद से मुझसे बात की। उसने कहा, इस कमरे में पहले एक और लड़का रहता था। कौन? राघव। बस इतना ही कहा उसने, आगे कुछ नहीं बताया। उस रात सोने से पहले समर ने कुंडी 2 की जगह 3 बार चेक की। मैं अपने बिस्तर पर लेटे हुए ये सब नोटिस कर रहा था। अभिजीत के राघव का नाम लेने के बाद चीज़ें कोइंसिडेंस जैसी लगनी बंद हो गई थी। अगले दिन मैंने उससे फिर से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात टालने लगा। जब मैंने थोड़ा जोर दिया तो उसने बस इतना कहा कि राघव अचानक चला गया था। कब, कहाँ, क्यों, ये सब उसने कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ समर ने कभी उस नाम का जिक्र नहीं किया था। खटखटाने की आवाज़ें रात में आती रही। कुछ रातों में नहीं आती, कुछ रातों में 2 बार आती थी, लेकिन पैटर्न और समय हमेशा वही रहता। 2:30 से 2:45 के बीच 3 खटखट, कुछ सेकंड रुकना और फिर 3 खटखट। फिर एक रात खटखटाने की आवाज़ बाकी दिनों से पहले आई। रात के 2:11 हुए थे। उस वक्त समर सो रहा था। मैं इंतज़ार करता रहा कि वो उठेगा, लेकिन वो नहीं उठा और खटखटाना चलता रहा। मैं बेड से उठकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। पास से आवाज़ ज़्यादा साफ लग रही थी। ये उंगलियों की खटखटाने की आवाज़ नहीं थी। आवाज़ तीखी थी, जैसे कोई हाथ के पिछले हिस्से से, जहाँ मांस कम और हड्डी ज़्यादा होती है, वहाँ से खटखटा रहा हो। मैंने धीरे से कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे छूने से पहले ही समर अचानक उठ के बैठ गया। नहीं, उसने थोड़ी जोर से कहा। उसकी आवाज़ मैंने पहले कभी इतनी तेज नहीं सुनी थी। समर की आवाज़ सुन के अभिजीत भी जाग गया। क्या हुआ? उसने पूछा। समर बेड से उतरा और मेरे और दरवाजे के बीच खड़ा हो गया और पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए वो बोला, इस टाइम पे कोई भी आए, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। इसके बाद खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पूछा, अगर खोल दिया तो क्या होगा? समर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस अपने बेड पर गया और दरवाजे की तरफ मुंह करके सो गया। अगली सुबह उसे ये बातचीत याद नहीं थी, या वो याद नहीं करना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद खटखटाने की आवाज़ वापस आई। इस बार कुछ और हुआ। दूसरी बार 3 खटखट के बाद कुंडी हिली। पूरी नहीं, बस थोड़ी सी नीचे आ गई, जैसे किसी ने दबाकर छोड़ दी हो। समर जाग रहा था। उसने भी ये सब देखा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रख दिए, एक कुंडी के ऊपर, एक नीचे, और धीमे से कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर से खटखटाना बंद हो गया, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैं फिर मिश्रा जी के पास गया। इस बार मैंने कमरे के बारे में नहीं पूछा, मैंने सीधे राघव के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे काफी देर तक देखा, फिर बोले, बेटा तुम लोग रात को देर तक जागते हो क्या? मैंने कहा, हाँ, कभी कभी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, उसको भी आदत थी रात को। बस इतना ही बोलकर उन्होंने मुझे डांटते हुए अपने कमरे में जाने के लिए कहा और बोले, ज़्यादा रात तक जागा मत करो। उस रात मैंने फिर कुछ नया देखा। समर ने इस बार कुंडी 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार चेक किया। फिर इसके कुछ रातों बाद मेरी नींद अचानक खुली और मैं हिल नहीं पाया। पहले लगा कि शायद सपना देख रहा हूँ। आंखें खुली थी, दरवाजे और टेबल का किनारा दिख रहा था।
लेकिन जब उठने की कोशिश किया तो मेरे बॉडी ने साथ नहीं दिया। मैं बोलना चाहता था पर आवाज़ नहीं निकली। तभी खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा पास लग रही थी। 3 खटखट, फिर रुका, फिर 3 खटखट। मैं समर के बेड की तरफ देखना चाहता था, लेकिन अपना सिर भी नहीं घुमा पाया। फिर दरवाजे की कुंडी हिली। इस बार ऊपर नहीं आई, नीचे दबी रह गई। इसके बाद मेरे सीने पर दबाव महसूस होना शुरू हुआ, जैसे कोई भारी चीज़ मेरे सीने पर बैठ गई हो। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आंखों के कोने से मैंने देखा समर उठ के बैठ गया। वो खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसने कुंडी पर हाथ रखा। मैं उसे कहना चाहता था, मत खोल, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैंने देखा समर ने अपना माथा दरवाजे से लगाया और बोला, मैं देख रहा हूं, तू अंदर नहीं आएगा। उसके इतना कहते ही खटखटाने की आवाज़ बदल गई। अब कोई पैटर्न नहीं था, आवाज़ तेज और बिखरी हुई थी, जैसे कोई बेचैनी से खटखटा रहा हो। फिर कुंडी हिलने लगी। समर ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर वो चीख पड़ा। चीख तेज नहीं थी, लेकिन दर्द भरी थी, जैसे उसने किसी बहुत गर्म चीज को छू लिया हो। उसकी आवाज सुन के अभिजीत भी जाग गया और लाइट जला दिया। समर दरवाजे से पीछे हट गया और अपने हाथों को घूरने लगा। तेरे हाथ में तो खून है, अभिजीत ने घबराते हुए कहा। समर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा, लेकिन अब खटखटाने की आवाज बंद हो गई। मुझे याद नहीं कि मैं कब हिल पाया, बस इतना याद है कि मैं अपने बेड पर बैठा कांप रहा था। हमारे चिल्लाने की आवाज के बाद मिश्रा जी और 2 लोग और ऊपर आए। जब वो पहुंचे, दरवाजा शांत था। उस रात वो समर को अपने साथ ले गए। सीढ़ियों से नीचे ले जाते समय वो एक ही बात दोहरा रहा था, आज लेट हो गया, आज लेट हो गया। फिर वो कभी वापस नहीं आया। समर को ले जाने के बाद कमरा अजीब तरह से खाली लगने लगा। उसका बेड 2 दिन तक वैसे ही पड़ा रहा। कंबल उसी तरह मुड़ा हुआ जैसे उसने छोड़ा था। हॉस्टल के किसी स्टाफ ने उसे नहीं छुआ, मैंने भी नहीं। अगली सुबह अभिजीत ने अपना सामान बांध लिया। उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो कुछ पल दरवाजे के पास खड़ा रहा और बोलते समय उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसने कहा, राघव भी आखिरी हफ्ते तक रुका था। मैंने पूछा, कौन सा हफ्ता? उसने बस इतना कहा, आखिरी हफ्ता। और फिर वो चला गया। इसके बाद मैं कमरा नंबर 302 में 6 रातें और रुका। मैंने खुद से कहा कि हॉस्टल बदलने में पैसे लगेंगे, इसलिए रुक रहा हूँ। ये बात आधी सच थी। मैंने खुद से ये कहा कि जो होना था हो चुका। समर चला गया, अभिजीत भी चला गया। कमरा शांत था। पहली 2 रातों में कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी रात खटखटाने की आवाज़ फिर से आई, रात के ठीक 2:41 पर। मैं बेड से नहीं उठा, बस लेटा रहा। फिर चौथी रात खटखटाने की आवाज़ नहीं आई। उसकी जगह कुंडी हिली, बस एक बार। फिर 5वीं रात कुछ होने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। मैंने समय देखा, 2:28। मैं उठकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। 2:32 पर कुंडी फिर हिली। मैं बेड से उतरा और दरवाजे से कुछ कदम दूर खड़ा हो गया। डर तो था, लेकिन भगवान का नाम लेता रहा, हनुमान चालीसा हाथ में लिए हुए। तभी मुझे अभिजीत की एक बात याद आई, जो उसने जाने से पहले कही थी।
जो मैं समझ नहीं पाया था। राघव भी आखिरी हफ्ते तक रुका था। मैंने कुंडी चेक किया, ये देखने के लिए कि वो कहीं खुली तो नहीं है। तभी तुरंत खटखटाने की आवाज आई। इस बार खटखटाने की आवाज भारी थी। 3 बार, फिर रुकना, फिर 3 बार। दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला, बस आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद आवाज अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह, हफ्ता पूरा होने से पहले ही मैंने कमरा बदलने की अर्जी दे दी। मिश्रा जी ने कोई सवाल नहीं किया। मुझे पहली मंजिल पर दूसरा कमरा मिल गया। फिर महीने के आखिर में मैंने शांति निवास छोड़ दिया और वहां कभी नहीं लौटा। ये घटना अक्टूबर 2005 की है। पलासिया के पास एक बॉयज़ हॉस्टल, इंदौर में। उस समय मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उस रात सीनियर्स ने हॉस्टल में एक फंक्शन रखा। फंक्शन क्या कहूँ, बस रैगिंग करने का नया तरीका। लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। बस हमारा इंट्रोडक्शन और कुछ बॉलीवुड के भद्दे गानों पर हमारा परफॉर्मेंस, जो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा चला। जब सब खत्म हुआ तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। एक सीनियर ने कहा, चलो एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। रूम नंबर 302 के बाहर कॉरिडोर में हम सब खड़े हुए, हंस के एक दूसरे के पास आए और कैमरा 2-3 बार फ्लैश हुआ। बस फिर मैं अपने कमरे में चला गया और फिर मैंने उस फोटो के बारे में दोबारा कभी नहीं सोचा। यही इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो ध्यान से सुनिए। करीब 1 हफ्ते बाद एक सीनियर, सुमित, उसने मुझे नीचे बुलाया। वो थोड़ा सीरियस दिख रहा था। हम सीढ़ियों के पास बैठे, सबसे थोड़ा दूर। वो कुछ देर चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि वो जो बात कहने वाला है उसे कहने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। फिर उसने कहा, तुम्हें फंक्शन के बाद वाली ग्रुप फोटो याद है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने आवाज़ धीमी की और कहा, उस फोटो में कोई ऐसा है जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए। मैं हंस दिया। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन सुमित नहीं हंसा। उसने कहा, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, उसका हाथ तुम्हारे कंधे पर है। ये सुन के मेरी हंसी वहीं रुक गई। मैंने पूछा, क्या मतलब? सुमित के माथे पर पसीना था। वो थूक गुटकते हुए बोला, वो लड़का, हम उसका चेहरा पहचानते हैं। उसका नाम है अरविंद। अरविंद 2nd ईयर का स्टूडेंट था। 2004 में इसी हॉस्टल में रहता था, 3rd फ्लोर पर। लेकिन बात ये थी कि किसी के पास उसकी पूरी कहानी नहीं थी। लोगों को वो याद तो था, उन्होंने उसे देखा भी था, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। कुछ कहते थे वो बहुत कम बोलता था, कुछ कहते थे वो बहुत ज़्यादा बोलता था। कुछ सीनियर्स का कहना था कि वो रात में कॉरिडोर में खड़ा रहता था, एक जगह पे, दीवार से थोड़ी दूरी पर, बस दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहता। और कई बार जब वो हमारे कमरों के पास से गुजरता तो लाइटें बंद हो जाती थी। रात में आवारा कुत्ते भी हॉस्टल की तरफ देखते हुए पूरी रात भौंकते रहते थे। कई बार जब हॉस्टल में लोग सुबह उठते तो देखते उनके कमरे की कुर्सियां, कपड़े, टेबल सब अपने जगह से खिसके हुए हैं, और जो लैपटॉप वो बंद करके सोते थे वो सुबह चालू मिलता था। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो शक पैदा करे कि कोई कमरे में आया था। फिर जिस रात उसकी मौत हुई, किसी ने भी उसकी चीख नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसके रूममेट्स ने भी कुछ नोटिस नहीं किया। कुछ लड़कों ने कहा कि
कि छत से कोई आवाज़ नहीं आई थी, न गिरने की, न चिल्लाने की। बस ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई छत में ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा हो। अरविंद की बॉडी छत के रेलिंग के नीचे मिली। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई साफ वजह नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी, हॉस्टल में कई लड़कों ने कहा कि उन्होंने अरविंद को उस रात के बाद भी हॉस्टल में देखा, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर। और जब सुमित ने कहा कि अरविंद का हाथ मेरे कंधे पर है, मैंने उसे फ़ोटो दिखाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए, वो किसी और के पीछे नहीं, सिर्फ तुम्हारे पीछे है। शुरुआत में सब नॉर्मल रहा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न ठंडी हवा, न कोई फुसफुसाहट। बस मेरे दाएं कंधे पर हल्का दर्द रहने लगा, लगातार। कुछ दिनों बाद लोग नोटिस करने लगे। मैं उनसे बातें करते करते अचानक पीछे मुड़ जाता था। मैं हमेशा ऐसी जगह बैठता जहां मेरी पीठ दीवार से लगी हो। रातों में नींद खुलती और लगता जैसे कोई पास खड़ा हो, लेकिन कुछ भी नहीं होता था। बस वो एहसास जाता नहीं था। एक रात लगभग 3:10 पर मेरी आंखें खुल गई। मैं पूरे होश में था, कोई सपना नहीं था। मेरे दाएं कंधे पर दर्द बढ़ता गया, जैसे कोई जानबूझकर मेरे कंधे को दबा रहा हो। दर्द इतना था कि मेरी सांस भी टूट रही थी और हिलना मुश्किल हो रहा था, जैसे मेरा कंधा फ्रैक्चर हो गया हो। फिर करीब 10 मिनट के बाद दबाव हट गया, दर्द चला गया। मैंने लाइट जलाई। कमरे में बाकी 2 लड़के सो रहे थे, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। सबसे पहले मेरे रूममेट रवि ने मुझे पूछा, सब ठीक है ना? तू बार बार पीछे क्यों देखता है? मैंने झूठ बोल दिया, उसके बाद को टाल दिया। सीनियर्स ने भी मुझसे पूछा, टेंशन में है क्या? एग्जाम्स हैं? किसी चीज़ से परेशानी हो रही है क्या? ये सवाल उन्होंने इसीलिए पूछा क्योंकि वो सब उस फोटो को देख चुके थे। उन्होंने मेरा कमरा बदल दिया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं जहाँ भी जाता वो एहसास साथ में जाता। कॉरिडोर में चलते हुए भी कभी कभी कंधे पर हल्का सा किसी का हाथ महसूस होता और मैं झटके से पीछे मुड़ता। मेरी ये हरकतें बाकी लोग भी नोटिस करने लगे थे। फिर कुछ दिनों बाद मैंने मेस में खाना बंद कर दिया। मैं आईने से बचने लगा क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन थोड़ी देर से हिलता था, बस इतना कि मेरे नोटिस में आ जाए। एक बार रवि ने मुझे अंधेरे में हल्के हल्के बड़बड़ाते हुए पकड़ा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर एक रात मैं चिल्लाता हुआ उठा, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। सब दौड़ के मेरे पास आए, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। फिर अगले दिन हमारे सबसे पुराने सीनियर मोहित ने मुझे अपने पास अकेले में बुलाया। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा, कोई आत्मा ऐसे ही नहीं दिखती। जब वो फोटो में आती है तो इसका मतलब वो तुमसे जुड़ गई है। मैंने पूछा, जुड़ गई है मुझसे? पर क्यों? लेकिन मोहित के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अरविंद और मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं था। मैं तो उसे जानता तक नहीं था। इसके बाद दिन बीतते गए। मैंने सोना छोड़ दिया, क्लासेस जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन कॉरिडोर में चलते हुए अचानक पीछे पलटा और खाली हवा में धक्का दिया, हटो मेरे पीछे से। आसपास सब देखते रह गए। उस रात मेरे सीनियर्स ने फैसला किया कि मुझे अब हॉस्टल में रखना सही नहीं था। उन्होंने मेरे घर फ़ोन किया और सब कुछ सच सच बता दिया। अगली शाम मेरे पेरेंट्स इंदौर पहुँचे। उन्हें देखकर मुझे राहत मिली, लेकिन जैसे ही मेरे पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मैं ज़ोर से चौंक गया। ये देख मेरी माँ रोने लगी।
उस रात वो मुझे घर ले गए। फिर मैंने हॉस्टल की तरफ कभी नहीं देखा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे रतलाम के पास जावरा टेकरी ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे करीब 5 दिन तक रखा और जुम्मे की शाम को घर भेज दिया और मेरे पेरेंट्स को सख्त हिदायत दी कि मुझे अगले 1 साल तक इंदौर जाने न दिया जाए और हर साल मुझे मुहर्रम में जावरा टेकरी आना होगा। इन सब के बाद कुछ महीनों बाद मेरे सीनियर सुमित का फ़ोन आया। पहले तो उसने नॉर्मल बातें की, मेरा हाल चाल पूछा। फिर उसने कुछ ऐसा बताया जो नामुमकिन लगता है। उसने धीरे से कहा, कल रात मैंने फ़ोटो दोबारा देखी। मैंने पूछा, हाँ क्या हुआ फिर? वो थोड़ी देर रुका, जैसे सोच रहा हो कि मुझे बताना है या नहीं। फिर बोला, अरविंद का हाथ अब तुम्हारे कंधे पर नहीं है। मैंने चौंकते हुए पूछा, तो अब कहाँ है? सुमित ने कहा, मैं इसे कैसे बताऊं? मुझे बोलते वक्त भी ये चीज़ नामुमकिन लग रही है। लेकिन उस फोटो में अब तुम नहीं हो, अब तुम्हारी जगह अरविंद खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस पल में लगा। इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें जो रात में डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। और ऐसे ही डरावनी हिंदी कहानियों के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आसपास खामोशी ज़्यादा लगे तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो।